base. When we talk about the size of the oleic acid molecule, beta, we might be knowing the nature of this oleic acid molecule, that beta, how the oleic acid molecule, it beta looks like, and what are the characteristics or properties of oleic acid molecule, beta. Oleic acid molecule, oleic acid molecule is the molecule which we put to use in order to estimate the size of the molecule. Now the obvious question arises that why do we prefer this oleic acid molecule and what is its chemical formula? It is C17H32COOH. अगर आप इसके मॉलिक्यूल फॉर्मूला को बेटा ध्यान से देखोगे तो यू विल कम टू नो दैट बेटा ये ओलिक एसिड मॉलिक्यूल जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा है। 17 कार्बन के एटम्स हैं, 32 और एक ये यहाँ पे 33 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और इसके बिना आपके पास ये भी बॉन्ड्स बने पड़े हैं। इन नट शेल बेटा आपका ये जो मॉलिक्यूल है it contains very large number of atoms, and as a result of that beta it is having very large size बेटे। और बेटे लार्ज साइज होने की वजह से इसको इसके साइज को स्टडी करना, कैलकुलेट करना जो है दैट इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू द अदर वंस बेटे। एक दो इसकी और बेटे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इसको स्पेशल बना देती हैं। इट इज सोपी इन नेचर बेटा। जैसे सोप जो है बिल्कुल उसी तरीके के इसके बेटे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं सोप सॉल्यूशन, जो आप जैसे जानते हो। सेकेंडली अगर आप इसको बेटा फर्दर मोर व्यू करोगे, नंबर ऑफ एटम्स को व्यू करोगे, तो बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लार्जेस्ट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। और आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं इसका साइज 10⁻⁹ मीटर्स इस ऑर्डर का रहता है, और इसीलिए इसको बेटे जो स्टडी करना है इसके साइज की डिटर्मिनेशन जो है दैट इज क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू द अदर मॉलिक्यूल्स बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, मैं अगर एक बार ब्रीफली फिर से बात कर लूँ, स्टूडेंट्स वर जस्ट ज्वाइनिंग, हमारा ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल लेकर हम इसके हेल्प के साथ मॉलिक्यूलर साइज को स्टडी कर सकते हैं बेटा। और ओलिक एसिड मॉलिक्यूल जो है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, और आप जैसे देख रहे हो इट इज कंटेनिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स बेटे। और अगर एटम्स का नंबर इसमें लार्ज है तो ऑब्वियसली बेटे इसका साइज भी बड़ा होगा, और अगर साइज बड़ा है तो इट विल गिव यू प्लस पॉइंट, और इट विल बी गिविंग यू रादर extra edge in calculating the size or in determination of the size of the molecule, because it will be convenient to handle the large sized molecule. और बेटे इसका नेचर जो है सोपी टच इसका होता है, सो दिस इज स्टिल another प्लस पॉइंट वी आर हैविंग विद अस। अब हम बेटे करेंगे कैसे, इसके साइज के मॉलिक्यूल की डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? क्या हमारे पास बेटे यहाँ पे जो है चीज़ अवेलेबल है जिसकी हेल्प के साथ हम इसके जो मॉलिक्यूलर साइज है उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं? आप क्या करिए, इस सॉल्यूशन का 1 cc ऑफ ओलिक एसिड जो है इसको ले लीजिए बेटा। 1 cc ओलिक एसिड लेकर, 1 cc का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसमें अल्कोहल ऐड कर दीजिए। अल्कोहल इन सच ए मैनर, इन सच ए रेशो कह लो चलो, दैट आपका जो सॉल्यूशन है ये 25 cc हो जाए। सॉल्यूशन की अब आपका वॉल्यूम बेटा 25 cc हो गया, जो कि पहले 1 cc था। मैं डियर चिल्ड्रन रिपीट करूंगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ओलिक एसिड का लिया, इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल को ऐड किया ताकि आपका सॉल्यूशन 25 cc हो जाए। इट विल मीन दैट इस सॉल्यूशन में आपके ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन
1/25 होगी बेटा। अब आप क्या कर लीजिए, इस सॉल्यूशन में से 1 cc फिर से पिक कर लीजिए और इसको बेटा अगेन अल्कोहल में मिक्स करिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल में, ताकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 20 cc के बराबर हो जाए। तो इट विल मीन दैट अब आपका जो सॉल्यूशन है इसमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/25 इंटू 1/20 मतलब 1/500 के बराबर आपको ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में मिल गई। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सीधा ही क्यों नहीं कर लिया जी, आप 1 cc ले लो, इसको आप 500 cc सोल्यूशन अल्कोहल का सीधा ही बना लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द आंसर इज दैट बेटे वी कैन डू सो, बट उससे क्या होगा, आपका 500 cc जो है ये एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसमें आप एडिशन कर रहे हो दैट विल गो वेस्ट। इसमें आप क्या कर रहे हो, पहले 25 cc कंसंट्रेशन सोल्यूशन की बना रहे हो, 1 cc आप अपना जो है ऑलिक एसिड लेकर, उसके बाद आपने क्या किया, इस 25 cc में से 1 cc फिर निकाला और उसको 20 cc सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया। ऐसे करके आप अपना एब्सोल्यूट अल्कोहल भी वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और वेस्ट नहीं कर रहे हैं रादर। सो दिस इज मोर ओवर, इसको हैंडल करना भी आसान रहेगा, दैट इज वाई वी प्रेफर दिस बेटा। नाउ बेटे आपने क्या किया, इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना लिया। यू टेक बेटा दैट लेट स्मॉल एन ड्रॉप्स, आपने जो हैं इस ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल की, इनको वाटर बाथ के ऊपर जो है, वाटर बाथ इसके ऊपर पोर कर दिया। वाटर बाथ अब क्या चीज़ आ गई, नई चीज़ आ गई है। वाटर बाथ होता है कि एक बीकर में आपने पानी लिया, उस पानी की सरफेस के ऊपर आपने इसकी एंड ड्रॉप्स को पोर कर दिया। केमिस्ट्री लैब में आप यूज़ करते हैं वाटर बाथ। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चरल सेटअप होता है। पानी का एक बीकर है, इस बीकर में आपने ये पानी फिल कर रखा है। अब आपने क्या किया, इस पानी के ऊपर एन ड्रॉप्स जो हैं ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन की, इनको पोर कर दिया, ड्रॉप कर दिया। जब बेटे आप ड्रॉप करोगे तो जैसे आपको बताया गया है, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट कर जाएगी और आपका जो बेटा ये ऑलिक एसिड है इसकी सिंगल लेयर सरफेस के ऊपर रह जाएगी। फिर से पुत्र ध्यान से समझिएगा एक बार सारे स्टूडेंट्स, आपने एन ड्रॉप्स ऑलिक एसिड की लेकर इनको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी के बीकर के ऊपर पोर कर दिया। पानी के बीकर के ऊपर जब आप पोर करोगे, इसको वाटर बाथ बोलते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन के बाद एक सिंगल लेयर आपके ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इस पानी की सरफेस के ऊपर बना लेंगे बेटा। अब बेटे डियर चिल्ड्रन, एक ड्रॉप जो है इसमें मान लीजिए लेट अस से दैट बेटा स्मॉल v जो है इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड। एक ड्रॉप में v के बराबर आपने ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कंसीडर किया है और पुत्र आपने n ड्रॉप्स यूज की हुई हैं, आपने n ड्रॉप्स ऑलिक एसिड की कंसीडर की हैं। तो दैट विल क्वाइट इंडिकेशन दैट बेटा आपका जो टोटल वॉल्यूम होगा ऑलिक एसिड का इन दिस लेयर, जिस लेयर की आप बात कर रहे थे, टोटल वॉल्यूम जो होगा इट विल बी इक्वल टू देन 1/500 इंटू n इंटू v। 1/500 आपका कंसंट्रेशन था बेटा और n इंटू v के बराबर आपके पास बेटे जो है ये टोटल वॉल्यूम है। सो यू विल गेट n इंटू v अपॉन 500 बेटे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये वाली लेयर जो आपने इसके ऊपर स्प्रेड की है ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल्स की बेटा, ये सिंगल लेयर है बेटे। पहली बात, इस सिंगल लेयर की जो थिकनेस है, लेट स्मॉल t इट इज द थिकनेस ऑफ ऑलिक एसिड
लेयर जो आपने बना रखा है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, ये सरफेस एरिया। इमेजिन दैट कि ये सरफेस एरिया आपका ए के बराबर है। तो अगर आप ये कह दो कि ए जो है इट इज द सरफेस एरिया ऑफ द ओलिक एसिड लेयर, तो बेटे यहाँ पे असल में कितना वॉल्यूम हो गया फिर आपका? इट विल बी इक्वल टू एरिया इनटू द थिकनेस। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये मेरे हाथ में डस्टर है, इसके मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ को एरिया लिख लूं, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके एरिया लिख के एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है। सो इन दिस मैनर बेटा आप बिल्कुल यही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करोगे। सिंगल लेयर है, उसका आपने थिकनेस टी के बराबर लिया साइज जो है, और ए उसका सरफेस एरिया है, इट विल बी द वॉल्यूम देन ऑफ द ओलिक एसिड लेयर। अब आप इनको दोनों को पुत्र कंपेयर कर लीजिए। आपके पास A इंटू टी जो है इट विल बी N इंटू वी अपॉन 500, और आपके पास जो थिकनेस है N इंटू वी अपॉन 500 के बराबर आपको इंटू A ऑफ कोर्स, ये आपका बेटा थिकनेस ऑफ द ओलिक एसिड मॉलिक्यूल आपको बेटे मिल जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, मैं एक बार ब्रीफली इसको रिपीट कर रहा हूँ, सारे मेथड को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके पास ओलिक एसिड आपने अज्यूम किया, ओलिक एसिड C17H32COOH, इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है। आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड का टेस्ट ट्यूब में डाला और उस 1 cc से 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बना लिया एब्सोल्यूट अल्कोहल की एडिशन करके, और वो 25 cc सोल्यूशन में से आपने 1 cc सोल्यूशन फिर बाहर निकाल लिया, उसको आपने फर्दर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाने के लिए यूज किया। ऐसा करने से आपके पास ये 1/500 कंसंट्रेशन आपके ओलिक एसिड की रहेगी सोल्यूशन में। अब आपने क्या किया, उस सोल्यूशन की एंड ड्रॉप्स को पानी के वाटर बॉथ में जो पानी है उसकी सरफेस के ऊपर पोर कर दिया। इसमें अब देखो पूरे के पूरे तो ये आपके ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, उसमें अल्कोहल भी मिक्स हुआ पड़ा है। अल्कोहल इवेपोरेट कर जाएगा, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पानी की सरफेस पे लेयर बना लेंगे, और ये लेयर आप ऐसे देख सकते हो, ये लेयर का थिकनेस टी और सरफेस एरिया ए आप इमेजिन कर लीजिए, और आपके इस लेयर का वॉल्यूम ए इंटू टी के बराबर आ जाएगा। और उधर आपने एंड ड्रॉप्स जो कंसिडर की थी, एंड ड्रॉप्स में आपके ओलिक एसिड का वॉल्यूम बन गया जी 1/500 कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, यू विल गेट इट। इनको दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यू विल गेट द थिकनेस ऑफ द ओलिक एसिड मॉलिक्यूल बेटा। सो इन दिस वे बेटे हम इसको देख सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, सारे स्टूडेंट्स को बेटे क्लियर हो गया ये तो मुझे थोड़ा बता दीजिए, सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड बेटा। अंजलि, अंजलि बेटा। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सारे बच्चों को पुत्र? यस सर। जैकलिन, रोल नंबर 13, 11th बी क्लास। जैकलिन बेटा, I think she is not getting me. ख्याति, रोल नंबर 16। ओके बेटा। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है बेटे, ओके। इस मेथड के बाद बेटे मेरे पास ये आपके साइज, डिस्टेंस या हाइट, इनके साथ रिलेटेड जो मेथड्स थे, दीज आर ओवर बेटा। नाउ आई विल बी शिफ्टिंग माय अटेंशन टुवर्ड्स द मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बेटा। आप बेटे जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो मास है, मास का मेजरमेंट बेटे कैसे कर सकते हो? लेट अस कंसंट्रेट अपॉन बेटा मास।
जब हम बेटे मास की बात करते हैं, बेसिकली इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट बेटा। आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी मैटर की कितनी क्वांटिटी कंटेन्ड है, दैट वी टर्म एज बेटा मास। सो इसकी डेफिनेशन चलिए मैं लिख ही देता हूं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in an object बेटा। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन्ड है, दैट बी टर्म एज मास। मास बच्चों दो तरह का होता है। मास आप एक आपके पास बेटे है इनर्शियल मास, इनर्शियल मास बेटा। सेकेंडली आपके पास है ग्रेविटेशनल मास बेटे। ये जो दोनों मासेस हैं, इनकी डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास डिवाइसेस भी बेटे अलग अलग अवेलेबल होते हैं। इनर्शियल मास बेसिकली इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। जब आप ग्रेविटेशनल मास की बात करते हैं, ये इनर्शियल मास से कंपैरेटिवली अलग है बेटा। इसमें आपका जो ग्रेविटेशन ऑफ द प्लेनेट है, इट हैज समथिंग टू डू इन दिस केस बेटा। इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मासेस की डिटर्मिनेशन के लिए डिवाइसेस की बात करें अगर, तो इसके लिए बेटे हम एक स्पेशली डिजाइंड पेन ऐसे बना लेते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। इनर्शियल मास की डिटर्मिनेशन के लिए आपने एक ये स्टैंड इमेजिन किया बेटा। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के साथ आपने ये एक वर्टिकल मेटेलिक स्ट्रिप रादर मान लीजिए फिक्स किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज बेटा, ताकि ये अपना टिल्ट ना हो जाए। और यहाँ से आपने बेटे एक इस तरीके से बेटा पेन दो स्ट्रिप्स लेकर इसके साथ अटैच किया है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ पेन बेटा। और ये कुछ इस तरीके का पेन है। प्रोबेबली दिस इज मेड अप ऑफ इट ए वुड। ये दो आपकी मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, ये वुडन पेन है। इसमें आपने मास प्लेस किया, जिसका इनर्शियल मास आप देखना चाहते थे, वो आप चीज़ इसमें रख देते हो। मैं थोड़ा आपको बता भी दूं ये चीज़ क्या है। आपके पास मान लीजिए जैसे ही मैंने अपना हैंड रेज किया है, एक वर्टिकल कॉलम है। इस वर्टिकल कॉलम पे आपने ये दो स्ट्रिप्स ऐसे बना रखी हैं और यहाँ पे एक पेन अटैच कर रखा है। इस पेन में जैसे मेरे हाथ में चौक का पीस है, मैंने इसमें पेन में ये चौक का पीस रख दिया, एग्जैक्टली लाइक माई आर्म बेटा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पेन को यहाँ से पकड़कर स्लाइटली टिल्ट करके छोड़ देता हूँ। ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा दिस वे। ये जो वाइब्रेशंस हैं बेटा, इन वाइब्रेशंस का जो टाइम पीरियड है, उसका स्केयर इस मास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल कॉलम हो गया एक मेटल का स्टैंड के ऊपर फिक्स किया हुआ, उसके साथ आपने ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा दी। ये पेन, मेरे हैंड को पेन समझ लो आप, ये पेन अटैच किया हुआ है। पेन में आपने वो मास रखा जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब आप इसको पेन को स्लाइटली टिल्ट करके छोड़ोगे, तो ये स्ट्रिप ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो आप ये वाली देख रहे हैं, इनके वाइब्रेशंस का जो टाइम है, उसका स्केयर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आई मीन टू से दैट स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द मास। उत्तर, एक बार आप अपना नॉन इनर्शियल मास ले लो, आपका टाइम पीरियड आप नोट कर लोगे, इट विल बी इक्वल टू km1, k को आप कांस्टेंट बोल दीजिए। और दूसरी बार आप अपना अननोन मास ले लो इनर्शियल, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू m2। इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोल दीजिए बेटे। आपको m2 निकालना था, इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। k m2 अपॉन k
m1, दिस इज t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर, के आपका कट गया, m2 इट इज इक्वल टू m1 t1 अपॉन t2 इसका स्क्वायर, एंड इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अननोन इनर्शियल मास। बेटे मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार ब्रीफली, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपने सबसे पहली बात, इनर्शियल मास है क्या? जैसे यहाँ पे आपके जहाँ पे भी आप बैठे पढ़ रहे होंगे, आपके पास जो भी टेबल सरफेस है, आप उस टेबल को अगर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अगर मूव नहीं करता तो वी विल से दैट कि दैट हैज गॉट सम इनर्शिया ऑफ रेस्ट रादर। आप और ज़्यादा फोर्स इंक्रीज करोगे तो अगर फिर भी मूव नहीं करता, वी विल स्टिल से दैट इट हैज़ इवन इनर्शिया विच कैन एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मोर एंड मोर अप्लाइड फोर्स। तो जिस फोर्स पे वो आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा तो वी विल से दैट कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग मास है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू ए करके, और m विल बी F अपॉन ए। सिंपल है, आपने 9th में किया हुआ है। अब आपने इनर्शियल मास की कैलकुलेशन करनी है कि आप कैलकुलेट कैसे कर पाओगे। आप एक अरेंजमेंट लीजिए, इस अरेंजमेंट में दिस इज द स्टैंड, एक वर्टिकल कॉलम है मेटल का, 2 स्ट्रिप्स आपने लगाई, एक वुडन पैन लगाया, पैन में आपने अपना अननोन मास रखा। पैन को आप जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो हॉरिजॉन्टली ये वाइब्रेट करेगा, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कहते हैं कि स्केयर ऑफ दिस टाइम पीरियड इसके मास पर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। एक आप नॉन इनर्शियल मास ले लीजिए, उसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, एक बार आप अपना अननोन इनर्शियल मास ले लो, उसका टाइम पीरियड नोट कर लो, दोनों का रेशियो ले लो, यू विल गेट द अननोन इनर्शियल मास एज सच। बेटे अब बेटे अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल मास की, डियर चिल्ड्रन, ग्रेविटेशनल मास आपका जो है, इसके लिए हम बेटे फिजिकल, आई थिंक समृद्धि बेटा यू आर अनम्यूटेड। सर वहाँ पे आपने 2 डिवाइड बाय 1 लिखा है, हाँ जी बेटा। सर km स्क्वायर m2 के पैरेलल t2 नहीं आएगा? दिस इज t1 स्क्वायर इज km1, t2 स्क्वायर km2, 2 को 1 से डिवाइड किया km2 km1। ओ यस, आई थिंक उल्टा मैंने लिख दिया है, लेट मी रीअरेंज। ये आई थिंक उल्टे लिखे गए हैं, यू आर राइट बेटा। तो ये आपका T2 आ जाना चाहिए, ये T1, T2 और T1। ओके बेटे, थैंक यू। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डन बेटे। दिल, हाँ जी बेटे बोलिए पुत्र। सर दिवनूर है, वो वेटिंग रूम में है, उसको एंटर दलजीत 4 रोल नंबर, यू आर अनम्यूटेड। सर दिवनूर है वेटिंग रूम में, उसको एंटर कर लो। बेटे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, 1 मिनट वेट करिएगा, मैं फैन ऑफ करता हूँ, फैन की आवाज ज्यादा आ रही है, बच्चों की कम। हाँ जी बेटे बोलिए अब। दलजीत रोल नंबर 4। सर वेटिंग रूम में दिवनूर है, उसको एंटर कर लो। बेटे आई कुड नॉट हियर यू, या तो आपके माइक में प्रॉब्लम है या इधर कोई प्रॉब्लम है। अगर पॉसिबल है तो बेटे थोड़ा लिख के बता दीजिए क्या आपका डाउट है, मैं फिर आपको देख लेता हूँ बेटे डाउट आपका क्या है। अदरवाइज मैं एक बार ये सारे स्टेप्स बेटे रिपीट भी कर देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। इन द मीन टाइम आप मुझे थोड़ा लिख के बता दीजिए, कुछ ऑडिबल नहीं है बेटे क्लियरली मुझे। इनर्शियल मास की बेटे बात कर रहे थे हम। इनर्शियल मास में जो टाइम पीरियड का स्केयर होता है ये बेटे डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है आपके मास और इनर्शियल मास की। आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल पेन जो स्ट्रिप्स के साथ आपने अटैच किया हुआ है, इसमें अपना इनर्शियल मास जिसका फाइंड आउट करना है वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस करके आपने छोड़ दिया बेटा। और जब आप डिस्प्लेस करके छोड़ोगे देन
आपका ये मान लीजिए नोन वाला है, T1 का स्केयर Km1 के बराबर आ जाएगा, और ये आपका अननोन वाला दूसरी बार इसमें रख दो, T2 का स्केयर Km2 के बराबर आ जाएगा। आप 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, Km2 अपॉन Km1, तो ये आपके पास T2 का स्केयर अपॉन T1 का स्केयर आ जाएगा डियर चिल्ड्रन। ये आपका कट जाएगा, M1 को शिफ्ट कर लीजिए इधर, M2 विल बी M1, T2 अपॉन T1 इसका कंप्लीट स्केयर। तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। सो बेटे, should I proceed ahead बेटा with the discussion dear children? बेटे मैं चलूं आगे बच्चों, waiting for your comments so that I can proceed further बेटे। ओके बेटा, ठीक है जी, राइट बेटे, राइट, थैंक यू। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है ग्रेविटेशनल मास की। बेटा ग्रेविटेशनल मास जो है ऑब्जेक्ट का बेटा, इसके लिए हम बेटे फिजिकल बैलेंस जो है वो यूज किया करते हैं। आपने स्कूल में अपना फिजिक्स लैब में जब विजिट करते हो तो एक बेटे वुडन अपरेटस पड़ा होता है, और लेट मी राइट बेटे, ग्रेविटेशनल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास बेटा फिजिकल बैलेंस जो है इसकी जरूरत पड़ती है हमें बेटा। और फिजिकल बैलेंस जो है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बेटा। अब मोमेंट्स क्या चीज है, मोमेंट किसको बोल देते हैं बेटा? जो मोमेंट होता है ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट्स। मोमेंट आपका बेसिकली बेटे टॉर्क होता है, और ये बेटा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बेटे मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स भी आप कह सकते हो बेटा। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, और सिंपली आप इसको मोमेंट भी बोल सकते हैं। सो टॉर्क और द मोमेंट दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिजिकल बैलेंस में हमारा सेटअप कैसा रहेगा? लेट मी कंसंट्रेट बेटे अपॉन दिस। वी हैव ए वर्टिकल पिलर बेटा इन द मिडल। इस वर्टिकल पिलर के बिल्कुल बॉटम एंड पे आपके पास बेटे ये एक वुडन और मेटेलिक प्लेटफॉर्म बना रहता है, और इस वुडन और मेटेलिक प्लेटफॉर्म के साथ आप यहाँ पे एक नॉब बना रहता है, एंड ओवर हियर बेटे हमारे पास एक बीम जो है it is placed on these small vertical edges in this way बेटा। और फर्दर मोर बेटे हम इस केस में क्या कर सकते हैं, ये आपका लेफ्ट और ये राइट पिलर के ऊपर आपने जो बीम अरेंज किया हुआ है, इट इज प्लेस्ड ओवर देयर। यहाँ पे एक स्क्रू टाइप अरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे एक हल्का सा किंक जो है इट इज देयर, एंड हेयर यू सस्पेंड ए पेन और a metallic pen rather as such, and over here you again suspend a metallic pen beta. This is your metallic pen, ये लेफ्ट और ये राइट पेन है। एक पेन में बेटा हम अपना नोन मास प्लेस करेंगे, एक पेन में अननोन मास। यहाँ पे एक बेटे स्क्रीन लगा रहता है इस तरीके से, ये बटन है, एक नॉब है। यहाँ पे सेंटर पे 0 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग्स होती हैं, और यहाँ से एक पॉइंटर नीचे को सस्पेंडेड रहता है। जब तो ये 0 के बिल्कुल सामने होता है, दैट विल इंडिकेट कि दोनों पेन्स बिल्कुल बैलेंस्ड हैं बेटा। और अगर ये इधर को टिल्टेड है या इधर को टिल्टेड है, दैट विल इंडिकेट कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। इसमें आपने अपना जो अननोन मास है ये प्लेस किया बेटा, अननोन मास इसमें प्लेस किया गया, और इसमें आपने जो स्टैंडर्ड मास है
ये प्लेस कर दिया। अब इसमें मोमेंट कहाँ पे है और टॉर्क का क्या मतलब है? एक्चुअली आपका बीम इस वर्टिकल कॉलम के राउंड अबाउट मूव कर रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स, इट विल गिव यू द टॉर्क। और आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन गया बेटे, दिस वे, इस तरीके से ओरिएंटेड है। और ऑन दिस साइड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा इट विल बी इन द क्लॉकवाइज सेंस। हमेशा याद रखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट्स हम बेटा नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को पॉजिटिव लेते हैं। इट विल मीन दैट कि ये वाला टॉर्क इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये वाले टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, आपका पॉइंटर 0 इंडिकेट करेगा। दैट विल बी, रादर दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर फिजिकल बैलेंस बेटा। और वी कैन से दैट इन दिस वे, जितना आपने स्टैंडर्ड मास प्लेस कर रखा है, आपका इस तरफ अननोन मास भी उतना ही आपको मिल रहा है। सो इन दिस वे बेटे हम अपना अननोन मास, ग्रेविटेशनल मास जो है, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको ज्यादातर बेटा जो लोग गोल्ड वगैरह का या हाईली प्रेशियस मेटल्स का काम करते हैं, वो लोग इसको बेटे ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज इसमें हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन की जरूरत रहती है। अगर जरा सा भी मास इधर उधर हुआ तो देन बेटे यू वेल नो दैट कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव ये सारे का सारा काम है, इट विल बिकम डिफिकल्ट। मैं बेटे 1 मिनट में सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल मास की डिटर्मिनेशन के लिए, आप एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से। ग्रेविटेशनल मास बेटे आपका जो है, इसको हम फिजिकल बैलेंस की हेल्प के साथ मेजरमेंट करते हैं। और फिजिकल बैलेंस जो है आपका, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बेटे क्या होता है? बेसिकली मोमेंट, आप बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स की जगह पर ये वर्ड यूज करते हो, और मोमेंट ऑफ फोर्स बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टॉर्क। ये इमेजिन कर लीजिए, इफ आई कैन शो यू, ये मेरे पास एक पिलर है, इसको मैंने इस अपने फिंगर के ऊपर ऐसे एडजस्ट किया, यू कैन सी दिस वे। अगर मैं इधर से इधर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इट विल टिल्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाला बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर से लेकर इस साइड तक का, और जितना मैं इसको नीचे को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दिस वे, ये वाला फोर्स, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ये फोर्स, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब इस साइड पे आ जाइए, ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस टॉर्क, दिस इज कॉल्ड बेटा फोर्स, सॉरी, दिस इज कॉल्ड द टॉर्क। अब देखो ध्यान से, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज और ये मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा बेटे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ऑब्वियसली बेटे आपका जो फिजिकल बैलेंस है, इट विल बी इन द बैलेंस्ड पोजीशन, और हम वहां पे कह सकते हैं कि हमने अननोन मास जो है उसकी डिटर्मिनेशन कर ली है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, अगर आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को बेटा ये अच्छे से समझ आ गया है तो मुझे जरूर बता दीजिए, so that I can proceed ahead with the discussion बेटे। ओके बेटा, बाकी बच्चे भी बेटे थोड़ा मुझे मैसेज कर दीजिए। नाइस बेटे, नाइस। इसको पुत्र बुक से एक बार जरूर आपने देखना है, पढ़ना है। सर डायग्राम समझा दो। हाँ जी सर डायग्राम समझा दो। हाँ जी, डायग्राम समझा देता हूँ, देखिए बेटे। डायग्राम समझा दो। हाँ जी, डायग्राम समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सर हाँ जी बेटे, आप डायग्राम ही कह रहे हो ना? हाँ, सुन लीजिए बेटे, सुन लीजिए डायग्राम क्या है। ये जैसे बेटा एक, मान लीजिए ये मेरे पास मेरा सेल फोन ही है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने, लेट मी हैव माय पेन टेकन आउट बेटा, ये आपने एक वर्टिकल पिलर रखा हुआ है दिस वे। इस पिलर के ऊपर यहाँ पे बेटे एक आपने ऐसे बीम बना रखा है ये। देन व्हाट वी डू इज दैट बेटा, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल बीम है, इसके साथ हुक डालकर एक पेन इधर है, एक हुक डालकर एक पेन इधर लगा हुआ है, और यहाँ पे दोनों सस्पेंडेड है, एक इधर को एक इधर को। और ये जो सस्पेंडेड है इसको बोल देते हैं पेन,
दिस इज आल्सो कॉल्ड पेन। ये एक मेटल का रॉड है हल्का सा, इतना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये पेन अटैच किया हुआ है। पेन को आपका अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प के साथ। तो ऑब्वियसली दिस इज द वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच यूर बीम विल टिल्ट बेटा। तो ये प्रोडक्ट को आप बेटे टॉर्क बोलोगे। ऐसे ही इस पेन का इससे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी अगेन द टॉर्क। तो ये जो दोनों टॉर्क्स हैं, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। हमेशा याद रखिए ये आपका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ये पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया। अगर दोनों बराबर हैं तो आपका जो नेट टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू 0 बेटे। टॉर्क इसको ऐसे सी डालकर ऐसे साइन डाल देते हैं, ठीक है जी। तो नेट टॉर्क अगर 0 हो गया दैट विल इंडिकेट कि आपका ये बैलेंस पोजीशन है। तो आप इसको इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। ये आपका पॉइंट 0 पे जब हो देन इट इज द बैलेंस पोजीशन। एक बार बुक से जरूर पढ़िएगा बेटा, अगर कोई दिक्कत आएगी मुझे बताइए, आई विल बी हैप्पी टू रिपीट दैट ऑल बेटा। सो विद दिस ऑल बेटे डियर चिल्ड्रन, thumbs up from my side to you all beta, thank you all beta।